नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हम आपसे इसलिए अभी रूबरू हो रहे हैं क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल के भारत आने का। मुंबई एयर स्पेस को पार करने के बाद राफेल कुछ ही देरी में अंबाला पर लैंड कर जाएगा। अंबाला के लोग पलक पौड़े बिछाए हुए हैं और लोग अपनी खिड़कियों से इस समय देख रहे हैं, जो हमें सूचना मिल रही है कि कब राफेल की गड़गड़ाहट और उसकी आवाज, उसकी वो हनक सुनाई पड़े जिसकी आवाज दुश्मन तक जाए। जी हां, हम उसी राफेल का इंतजार कर रहे थे, वो राफेल जो हमारे देश की आन बान शान बनने जा रहा है। वो राफेल कुछ ही देर में अंबाला एयर स्पेस पर, एयर सेंटर पर और एयर बेस पर तीनों जगह पहुंचने वाला है। बस कुछ ही क्षण अब बाकी हैं और हमारे साथ ढेर सारे रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि जब हमारे एयरबेस पर ये एयरक्राफ्ट जब हमारे बेस पर उतरेगा तो हमारी ताकत किस तरह से बढ़ेगी और उस ताकत का हमारा दुश्मन जो भी है वो किस तरह से आकलन कर रहा है और उस आकलन के आधार पर अपने वो निर्णय ले रहा है, वो कदम आगे बढ़ा रहा है। इस समय देश को इस बात की जरूरत है कि वास्तव में ये बताया जाए। वैसे तो आप जानते हैं कि ढेर सारे एयरक्राफ्ट और हमारे फाइटर जेट्स, फाइटर प्लेन्स इस समय देश में आए और कई देशों में इस तरह का आना जाना होता है, लेकिन राफेल का इतना इंतजार क्यों? इस संबंध में हम ढेर सारे कहानियां और ढेर सारे स्टोरीज जो इससे जुड़े थे वो आप तक पहुंचा चुके हैं। वो ये है कि बहुत ज्यादा राजनीतिक वाद विवाद का विषय ये बना था राफेल्स। दरअसल दसाल्ट एविएशन का ये एयरक्राफ्ट भारत के लिए कितना जरूरी है और कितनी ताकत रखता है, इस पर कहीं किसी को संशय नहीं है। लेकिन इसके खरीद को लेकर के ढेर सारी चर्चाएं हुई और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और वाद विवाद प्रतियोगिता एक तरह से इस पर हुई है। बावजूद इसके ये एरोप्लेन, ये हमारा लड़ाकू जहाज, ये लड़ाकू विमान, आप जो कह लें, भारत की शान, बस कुछ ही क्षण है जो अंबाला बेस पर उतर रहा है। अंबाला बेस पर उतरने से पहले हमारे पास सूचना है कि नौसेना के कुछ ऑफिसर्स से सीधे बातचीत हुई, जो लोग फ्लाइट्स में इस समय हैं हमारे जांबाज, और बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, मस्ती में दोनों तरफ से बातों का आदान प्रदान हुआ और ठीक यही बात हुई कि हिंद की शान अब भारत की धरती पर कदम रख चुका है, जिसका हमें इंतजार था। तो हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि वास्तव में इस एविएशन सेंटर में जिस तरह से इसकी मौजूदगी हो रही है उसका इंतजार था क्यों? सबसे जरूरी बात इसलिए है कि ये जिस पीढ़ी का विमान है, इस समय 5वीं पीढ़ी माना जाता है कि सबसे आधुनिकतम फाइटर जेट्स 5वीं श्रेणी के माने जाते हैं। और हमारे साथ इस समय रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ चुके हैं, चूंकि एक बहुत ही ताजा जानकारी हम आपको दे रहे थे। कैप्टन सिकंदर रिजवी, एविएशन एक्सपर्ट, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। देश की आन बान शान इस समय हमारी धरती पर उतरने ही वाला है। किस तरह से खैर मकदम करना चाहते हैं आप? इस जो क्षण का आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले पूरे भारतवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि ये राफेल जो एयरक्राफ्ट है, ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। ये फ्रंट लाइन फाइटर बॉम्बर मल्टी रोल मल्टी ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। इससे हमारी जो क्षमता बढ़ने जा रही है, मारक क्षमता, सुरक्षा तो साथ साथ में मारक क्षमताएं बढ़ रही है हमारी। और इतना फुर्तीला ये जहाज है, ये F-16 जो अमेरिका का है उससे कहीं बहुत आगे है, बहुत बेहतर जहाज है। इसकी हमको बहुत जरूरत थी, खास करके हमारे नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, जिसमें ये इतना ही तेजी के साथ डीप वैली के अंदर से रडार से बचता हुआ कहीं पे भी हमला कर सकता है और हर तरह की ये मिसाइल, हर तरह के ये बॉम्ब्स और रॉकेट से लेकर जा सकता है। उसको मैं टेक्निकल बताना कुछ ठीक नहीं है। जी। और ये परमाणु बम को ले जाने की इसकी क्षमता है और एक ही समय में कई टारगेट को लॉक करके फायर कर सकता है और वापस लौट सकता है। मतलब इस जहाज की खासियत ये है, इसको अपनी सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं कि उसका रेंज है, वहां से ही फायर करके वापस लौट जाएगा। इसकी सख्त हमको जरूरत थी और इसका हम लोग इंतजार कर रहे थे। ये हमारा पहला बैच आ रहा है और ऊपर वाले ने चाहा तो हम लोग इस टाइम एयर सुपीरियरिटी के अंदर नंबर 1 होंगे, हम लोग साउथ एशियन कंट्री के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर। बहुत अहम सवाल आपने किया है सर अपने जवाब में
कि एयर सुपीरियरिटी सिर्फ 5 जहाज या इस फ्लीट में 5 फाइटर जेट्स हमारे पास पहुंच रहे हैं और अगले कुछ महीनों में हमें कुछ और डिलीवरीज होंगी। कैसे हम सुप्रीमेसी स्थापित करने जा रहे हैं, ये आप बताइए सर, जिसकी इस समय जरूरत है पूरे देशवासियों को जानने की। देखिए, मैं समझ गया हूं जो आप पूछना चाह रहे हैं जी। हमारे पास ऑलरेडी एयरक्राफ्ट हैं, Su-30 जैसे हमारे पास हैं, MiG-29 हमारे पास जहाज हैं और मिराज 2000 उन्होंने प्रूव किया हुआ है। अभी आपके बालाकोट से लेकर के आपके करगिल वॉर में भी वो प्रूवन मशीन है और इसके जोड़ने से 5 की बात नहीं होती है। आप ये देखिए कि अभी हमारे MiG-29 और आ रहे हैं और Su-30 भी और आ रहे हैं, लेकिन राफेल एक एयरक्राफ्ट ऐसा है जो गेम चेंजर है। इस क्षेत्र के अंदर गेम चेंजर का काम करेगा। ये ना तो पाकिस्तान के पास है और ना चाइना के पास इसकी टक्कर का जहाज है। उनके पास F-21 जहाज है, वो काफी हेवी एयरक्राफ्ट है। आपने इन दो देशों का जिक्र किया सर, मैं जानना चाहता हूं, F-20 की चर्चा की जा रही है और F-16 आपकी आवाज मुझे थोड़ी कम आ रही है और मैं कम सुन पा रहा हूं, आपका थोड़ा सा स्लो, मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा है। प्लीज आप सवाल करें मुझसे। जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर कि F-16 जो है वो पाकिस्तान का है फाइटर जेट। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? F-16 और चाइना का J-20, इन दोनों से ये फाइटर जेट्स हमारा किस तरह से ज्यादा प्रभावी होगा और क्या इसकी खूबियां हैं इन दोनों के मुकाबले, क्योंकि हम एक एक करके। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो हमारा राफेल एयरक्राफ्ट है, इसमें कई मॉडल थे जो हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, जो भारत सरकार ने और भारतीय वायुसेना ने सेलेक्ट किया है। वो एयरक्राफ्ट हमारे क्षेत्र के लिए, हमारी सीमाओं के लिए वो डिजाइंड है और उसको स्पेसिफिकली कहते हैं कस्टमाइज किया गया हमारे क्षेत्र में उड़ान भरने के लिए, सुरक्षा के लिए भी और आक्रामक होने के लिए भी। F-16 से अगर आप इसका मुकाबला करेंगे तो F-16 इससे बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी की, हालांकि वो टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करते रहते हैं, लेकिन राफेल में जितनी फुर्ती है, जितनी तेजी के साथ, 2 इंजन एयरक्राफ्ट है, ये 2 इंजन का एयरक्राफ्ट है, तो बहुत बड़ा फर्क है। F-16 सिंगल इंजन है। ये जो काम इतनी फुर्ती से कर सकता है, तेज जा भी सकता है और स्लो भी हो जाता है। ये स्लो होकर कहीं भी टर्न मार जाता है, मतलब ये पायलट्स भी समझ सकते हैं और आप वीडियो उठा के देखिएगा, वो भी आपको नजर आएगा कि ये किस तरह के रोल अदा कर सकता है। मैंने एक बात कही कि हिमालय के पर्वतों में, खास करके हमारी नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर जो हमारा कभी मुकाबला हुआ और इनके J-20 हमारा हुआ, J-20 को पहली बात तो बहुत ही हेवी एयरक्राफ्ट है। जो भी रनवे बनी हुई है तिब्बत साइड में, J-20 को पूरा लोड लेकर पूरी क्षमता के साथ टेक ऑफ करने में ही दिक्कत आ जाएगी हमारे एयरक्राफ्ट में। और एक चीज है कि ना ये दिक्कत आनी है, और दूसरी जो हमारी सीमाओं के पास जो हमारी रनवे बनी, जो एयरफोर्स स्टेशन हमारे बेसिस हैं, वहां से उड़ान भर करके सीधे माउंटेन में पहुंच जाते हैं। 8 मिनट, 10 मिनट, 16 मिनट की डिस्टेंस है चाइना के बॉर्डर को हमारे इस राफेल से। जी अभी इसके आंकड़े आ चुके हैं, मैंने देखे हैं, कहीं हम 8 मिनट के अंदर हम पहुंच रहे हैं, कहीं पर हम 16 मिनट के अंदर उनके अड्डों पे पहुंच रहे हैं। फायर पावर बढ़ गई, रेंज हमारी बढ़ गई है। उनके एयरक्राफ्ट जो J-20 है, उन्होंने स्टेल्थ उसको बनाने की कोशिश की है, अभी तक के वो प्रूफ नहीं हुआ है वर्ल्ड के अंदर, ना ही उसने कोई भी वॉर लड़ी है। सर, और जो राफेल है ये प्रूवन मशीन है। जी, आप इसके एक्सपर्ट हैं सर। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि किस तरह से एक स्टील्स कैटेगरी की बात होती है, स्टील्स कैटेगरी में J-20 आता है, क्या हमारा भी ये जो एयरक्राफ्ट है उस कैटेगरी का है? नहीं, हमारा ये स्टेल्थ बॉम्बर नहीं है, फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन इसकी जो उड़ान भरने की, इसकी जो एरोबेटिक करता है, जो इसकी क्षमता है, जितने लो लेवल मिशन करता है। देखिए, हमारे पास एक जैगुआर एयरक्राफ्ट है जो इसको DPS से हम लोग बोलते हैं, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। नीचे उड़ान भर करके, और प्रूफ हुए हैं वो जहाज 80 फीट और 100 फीट के ऊपर उड़ान भर के दुश्मन के रडार को बचते हुए निकल जाते हैं। ये भी क्षमता इस एयरक्राफ्ट के अंदर है कि डीप वैली के अंदर रडार ना आते हुए, इसको जरूरत नहीं पड़ेगी स्टेल्थ होने की, जो ही स्टेल्थ हो जाएगा ये एयरक्राफ्ट। डीप वैली में से घूमता कहीं जाकर अटैक करके फुर्ती से वापस आ सकता है ये। और ये दुश्मन के ठिकाने तक इसको पहुंचने की जरूरत नहीं है। इनके पास जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इसमें एवियोनिक्स लगे हैं, इसमें रडार लगे हैं, वो सब पायलट को नजर आ रहा है। वहीं से बैठ करके टारगेट लॉक करेगा, फायर करेगा, वापस लौटाएगा। दुश्मन भी इसकी शक्ल नहीं देखेगा, ना ये दुश्मन की शक्ल देखेंगे, तो टारगेट पे लगे जाकर के। J-20 की जो बात कर रहे हैं, काफी हेवी एयरक्राफ्ट बनाया है, वो तिब्बत के एरिया के अंदर पूरा लोड लेकर के किसी रनवे से टेक ऑफ नहीं हो सकता है। उनके जो भी एयरक्राफ्ट वहां पे जा रहे हैं वो JF-17 है, जो उन्होंने लगाए रखे हैं अपने बॉर्डर पर।
उनका जो प्रूवन मशीन नहीं है, बहुत हेवी एयरक्राफ्ट है, वो तिब्बत से हाई एल्टीट्यूड की रनवे से टेक ऑफ नहीं हो सकता उनका जो J-20 एयरक्राफ्ट है। आपने रडार का जिक्र किया सर, हम दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने तो स्वागत कर लिया है और हमारी आन बान शान, हम तो ये शब्द यूज कर रहे हैं जो भारत की धरती पर उतर चुका है, लेकिन रडार की बात आती है कि दुश्मन, चूंकि हम दो देशों के साथ इस समय बिल्कुल लड़ाई की स्थिति में हैं, अगर हम ये कहें तो कोई गलत नहीं होगा, उस स्थिति में हमारा एयरक्राफ्ट जो है वो रडार की पकड़ से दूर हो, इसकी क्या खासियत है इस एयरक्राफ्ट में जो इसकी विशेषज्ञता को साबित करती है? बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। ये जो रफाल भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया गया है, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले कहा था, ये स्पेसिफिक डिजाइन है, कस्टमाइज किया गया है भारत की सीमाओं को देखते हुए। वो हमारा चाहे पश्चिम का क्षेत्र हो, चाहे हम उत्तर का चाइना का लगा हुआ क्षेत्र हो, इसकी डिजाइनिंग ऐसी है, उसके अंदर आर्म्स ले आने का और उसके अंदर जो एवियोनिक इंस्ट्रूमेंट जो लगे कॉकपिट के अंदर, को पायलट जो नजर आएगा, वो बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको समझा नहीं सकता हूँ, वो बहुत ही स्पेसिफिक भी हैं जो हम आपको टेलीविजन पे भी नहीं बोल सकते हैं जी। वो पश्चिम के लिए भी पूरा घातक साबित होगा। एक तो देखिए, मैंने एक बात कही, ये एयरक्राफ्ट फुर्तीला बहुत है, बहुत ही फास्ट है, जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ता है उसी तेजी से अपने रफ्तार को रोक भी लेता है। ये किसी भी कंडीशन में पायलट स्पेशल ट्रेन किए गए इसके लिए। वो अभी पश्चिम के हमारे दुश्मन को, पाकिस्तान के पास ऐसा कोई जहाज नहीं है, ना वो F-16 इसका मुकाबला कर पाएंगे, उनके पास 11-12 बचे टोटल। बहुत अहम जानकारी दी कैप्टन सिकंदर आपने। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र, कैप्टन रिजवी तो कह रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान को एक साथ हम अब पूरी तरह से चुनौती दे सकते हैं, सहमत हैं आप इस बात से? देखिए, मैं सर को थोड़ा करेक्ट ये जरूर करना चाहूंगा, हम उन्हें चुनौती कभी भी दे सकते जी, ऐसा नहीं है कि आप पहले नहीं दे सकते। आज की तारीख में देखिए, ये अगर हमारे 10 उंगलियां हैं, अब ये जो 10 उंगलियां हैं, इसमें हमारे पास एक राफेल नाम की मुट्ठी और जुड़ गई है, और ये जो राफेल नाम की मुट्ठी है, ये अपने आप में एक ऐसा घातक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो सारे वेपन सिस्टम हैं, चाहे डिफेंसिव बोलिए चाहे ऑफेंसिव, लेकिन जब आप उसको टोटल करेंगे तो ये एक ऐसा ऑफेंसिव हथियार मेरे एक जाबाज पायलट के हाथ में दिया जा रहा है, और इन पायलटों से, जो इंडियन पायलट्स हैं, पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है कि इनसे ज्यादा घातक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दे आर द मैन बिहाइंड द मशीन। इट ऑलवेज मैटर्स। But yes, if the machine is such class, with such kind of खौफनाक अस्त्र एंड शस्त्र, वो पायलट आज की तारीख में हर वो चीज कर लेगा जिसका पाकिस्तान और चाइना कभी सोच ही नहीं सकता। देखिए, पाकिस्तान के जरिए हमने F-16 गिराकर पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि इट इज नेवर द मशीन, इट इज ऑलवेज द मैन बिहाइंड द मशीन, जो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा कुछ कर सकता है कि आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड बैठ के इवैल्यूएट कर रहा है कि ये एक सेकंड जनरेशन का एयरक्राफ्ट चौथे जनरेशन को कैसे कर रहा है। आपने जनरेशन का जिक्र किया है कर्नल शैलेंद्र, आपने जनरेशन का जिक्र किया है, और ये लगभग 5वीं पीढ़ी का विमान है जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो अमेरिकन स्टील्थ फाइटर्स में हैं। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं? बिल्कुल 100%। देखिए, जब लोग बोल रहे हैं ना कि ये 5वीं और चौथी के बीच में 4.5 जनरेशन, ये 4.5 जनरेशन, 5.25 जनरेशन, 4.25 जनरेशन, ये सब बात करने की बात है बेस्ड ऑन दी डाटा। जब एक पायलट इसे चलाता है, मैंने आपको इसलिए ये एग्जांपल दिया है बाइसन का, जी। एक वो एयरक्राफ्ट जिसमें कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, विच इज सपोज्ड टू बी फेस्ड आउट, वो रिटायर होने वाला एयरक्राफ्ट है, और उसके द्वारा आपने कहने के लिए F-16 गिरा दिया। सर ये तो हमारी पाकिस्तान में हम ये हमारे जाबाजों का कारनामा है, लेकिन पीढ़ियों का जिक्र अगर आता है कर्नल शैलेंद्र, तो इसीलिए जब एक घातक एयर प्लेटफॉर्म जी राफेल आपके जैसे घातक पायलट्स के हाथ में आएगा, तो ये चौथी और 5वीं जनरेशन क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इंडियन पायलट्स अपने जहाज को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से इंडियन आर्मी अपनी आर्मी को इस्तेमाल करती है, वो दुश्मन अपने सपने में भी नहीं सोच सकता। आज राफेल के साथ आपको फायदा सिर्फ ये हो गया कि अब आपके स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ गए,
और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ने से दुश्मन के बीच में खलबली मच गई जी, कि अब अगर पहले वो हमारे पास 40 किलोमीटर आकर हमें सरप्राइज करता था, आज हमें 200 किलोमीटर से सरप्राइज करेगा। कर्नल इसने बड़ा शैलेंद्र, ठीक कहा। कर्नल जब- शैलेंद्र, सर एक मिनट दीजिएगा। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूं कि जब राफेल अंबाला से उड़ेगा तो आप देखेंगे कि 6 एयरक्राफ्ट चाइना से उड़ेंगे, 6 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान से उड़ेंगे, और हर वो आदमी जो अपने आप को भारत का दुश्मन समझता है वो अपनी एयरफोर्स को अलर्ट करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि ये राफेल किधर आने वाला है, ये जो इंडियन पायलट है इस राफेल के बंद में क्या करने वाला है। ये सबको सरप्राइज करेगा, ये सबके अंदर खौफ पैदा करेगा जो देश के हमारे खिलाफ चल रहे हैं। साथ ही साथ वो सारे देश, छोटे देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब अब अपने आप को देखेंगे कि इंडिया की जो सेफ्टी और सिक्योरिटी अम्ब्रेला है ये इसके नीचे आने के लिए अब अपने आप आपके पास आएंगे। इकोनॉमिक इंटरेस्ट जरूर है, कर्नल शैलेंद्र, लेकिन सेफ्टी आपने बहुत जरूरी है। भारतीय सेना की और हमारे फाइटर्स की जो ताकत है उसको आपने बताया है। निश्चित रूप से ये जो बातें आपने कही हैं उससे हमारा सीना जो है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन सिकंदर रेजी साहब जो कैप्टन हैं और एविएशन एक्सपर्ट हैं, सर ये जो पीढ़ी की बात होती है, हालांकि हमारे जवान और हमारे जो फाइटर्स हैं वो किसी भी पीढ़ी का विमान उड़ाते हैं और वो दिखाते हैं कि हाँ आसमान में भी जलवा कैसे दिखाया जा सकता है, वो उनकी अपनी ताकत है, अपनी कुवत है। लेकिन ये पीढ़ियों का जो जिक्र होता है उसके हिसाब से हमारी जो ताकत है और ये जो विमान आ रहा है ये अगर 5वीं पीढ़ी को टच कर रहा है तो फिर हमें और ज्यादा विमान और दूसरे विमान मंगाने की कोई जरूरत अब रह गई है, या हमें इसकी संख्या ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, हमको संख्या ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारी जो सीमांत क्षेत्र है बहुत लंबा है जी। अगर आप देखिएगा आसाम से पूरा लेकर के कवर करते आइए, पूरा पश्चिम गुजरात तक के पहुंच जाइए, नॉर्थ से लेकर के पूरा वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है, हमको और जहाज से चाहिए होंगे, खास करके रफाल का वो पर्टिकुलर मॉडल जो लो लेवल मिशन कर सकता है, जो वेस्टर्न बॉर्डर में हमारे काम आएगा। और जो माउंटेन रेंज के अंदर, माउंटेन खास करके चाइना का जो बॉर्डर है, जो वहां पर वेपन लेकर जाएगा, वहां जाकर के अपने टारगेट को सेट करेगा और फायर करेगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही और रियली आई अप्रिशिएट कर्नल साहब कि हमारे जो शूरवीर हैं, जो हमारे पायलट हैं, जो हमारे सैनिक हैं, उनका जो पराक्रम है वो कहीं छुपा नहीं है। अभी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को, हमारे MiG-21 जिसको लोग फ्लाइंग कॉफिन कहते हैं, उसे शॉट डाउन किया, इतिहास रचा है। वो पराक्रम तो हमारे सैनिकों के पास है, उसमें कोई शक नहीं है। अगर वो बात सच कही गई है कि अगर ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के अंदर हमारा सैनिक, हमारा उसके अंदर पायलट बैठेगा तो वो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन जाएगा अपने आप। अभिनंदन जी का चर्चा आपने की है सर, तो एक और शब्दावली का हम जिक्र करना चाहेंगे जो चर्चा में होना चाहिए। जब भी हम एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो डॉग फाइटिंग एक शब्द आता है जिसको आम जनता नहीं समझती है, बट आप दोनों एक्सपर्ट हैं, आप इसको बता सकते हैं। डॉग फाइटिंग को लेकर के इस विमान में क्या ऐसी खासियत है जिसको लेकर के चीन और पाकिस्तान में खलबली मची हुई है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो खासियत है, ये 2 इंजन के रफाल के अंदर जो आमतौर पे दूसरे जहाज F-16 नहीं कर सकता जी, या उनका जो JF-17 है जो पाकिस्तान को दे रखा चाइना ने, चाइना के पास काफी तादाद में, वो भी नहीं कर सकता है। इस एयरक्राफ्ट की एक खासियत है, इसके जो पीछे जो जेट बर्नर लगे हैं जिससे कि एयरक्राफ्ट उड़ता है वो मूवेबल है, वो कहीं भी पिच कर सकते हैं, कहीं भी स्लो कर लेते हैं, हाई स्पीड से अचानक कोई टर्न भी मार लेते हैं, वो उनके एयरक्राफ्ट नहीं कर सकते हैं। डॉग फाइट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर दुश्मन पीछा कर रहा है एक जेट का पीछे जेट से, तो उसको कैसे अपने को बचाया जा सकता है फुर्ती के साथ, वो इसकी खासियत है। ये पूरा लोड लेने के बाद फुल्ली एरोबेटिक एयरक्राफ्ट है ये इंटरसेप्टर भी है, ये डीप पेनिट्रेटिंग फाइटर एयरक्राफ्ट भी है, बॉम्बर भी है, मल्टी रोर एयरक्राफ्ट है, ये दुश्मन के आने वाले जहाजों को भी रोक सकता है। बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं सर। हम एक बार अपने जनसत के दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि कुछ ऐसी शब्दावली का हम प्रयोग कर रहे हैं जो हम अपने विशेषज्ञों से जानना चाहते हैं और आप तक ये बात पहुंचे कि डॉग फाइटिंग एक ऐसी शब्दावली है कि जब आसमान में दुश्मन देश के सामने हम लड़ते हैं अपने जेट्स की बदौलत, और यही अभिनंदन जी ने किया था। आसमान में सीधे सीधे F-16 को चुनौती दी थी और उनके जहाज को मार गिराया था। कर्नल शैलेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? जी देखिए, सर ने जो समझाया है वो आपको बड़ी टेक्निकल चीज समझाएगी, जो बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूँ। फाइट का मतलब क्या है? दो कुत्ते एक दूसरे को देखकर आपस में लड़ रहे हैं,
इसी तरह जब दो एयरक्राफ्ट एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो तो लड़ने की जरूरत क्या है? लड़ने की जरूरत यह है कि क्या मैं उसे लॉक कर लूं या वो मुझे लॉक कर दे। जिसमें से जिसने जिसको लॉक कर दिया, समझ लीजिए वो दूसरा जहाज जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी जी। और इस लड़ाई को एक दूसरे को लॉक लेने के लिए या एक दूसरे से एडवांटेज की पोजीशन में आने के लिए आप इसे जी इसी को डॉग फाइट। और इस डॉग फाइट में जो पिछले अपने 10, 20, 30, 40 साल में ट्रेनिंग कर रहा है, वो सिर्फ इस चीज की ट्रेनिंग कर रहा होता है कि मैं लॉक की एडवांटेज कैसे। अभिनंदन को लॉक मिला, उसके बाद आप उसे चिल्लाते रहिए, बताते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो पायलट अब अपने उस लॉक को छोड़ेगा नहीं, अपनी मिसाइल निकाल के छोड़ेगा, दूसरा हवाई जहाज गिरा के छोड़ेगा। बदले में चाहे उसको ये कीमत चुकानी पड़े कि यस, उसका एयरक्राफ्ट इंडियन एयरक्राफ्ट गन्स में आ जाए और वो नीचे गिरे और वो अरेस्ट हो जाए। फिर आपने एक नई बात की जिसकी चर्चा की जानी पायलट के लिए लॉक उसकी जिंदगी है। बिल्कुल सही कहा सिकंदर रिजवी साहब। इतनी सारी खूबियां हैं, लेकिन अगर हमारे किसी भी फाइटर जेट्स में कितनी क्षमता है उसमें हथियारों को ले जाने की, एक बहुत बड़ा विषय है। तो ये हम जैसा कि बताया जा रहा है कि तीन तरह के मिसाइलें ये फाइटर जेट्स जो है लेकर के उड़ सकता है। कितनी भारत क्षमता है इसकी और कितना भार ये ढो सकता है, ये भी बताना बहुत जरूरी है, ताकि हमें जो गर्व है उस गर्व में पूरा एहसास हो कि सचमुच में हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। हाँ, कर्नल शैलेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं, ये दो अलग अलग बात है। आपका जो सवाल है उसके दो पार्ट हैं। एक है कितनी क्षमता, क्षमता मतलब कितने हथियार ले जा सकता है। ठीक है। दूसरा है कितने तरह के हथियार ले जा सकते हैं। जी, दोनों बातें हमें बताइए सर। 10 टन, मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर ये एयरक्राफ्ट 10 टन का है और इसके पास टेक ऑफ कैपेबिलिटी मैक्सिमम 25 टन की है, तो ये अपने आप में एक ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट के रिजर्वेज ज्यादा क्षमता रखता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको कहूं कि 10 टन का जहाज 10 टन के आर्मामेंट्स ले जा सकता है, तो बाकी 5 टन कहाँ गया? वो 5 टन का क्या किया जाए? 5 टन है उसका ईंधन, उसका फ्यूल। तो इस वजह से इसके पास जो इसकी अपनी वेट है, ये उसके बराबर का कम से कम उतना ये वेपन कैरी कर सकता है, प्लस 5 टन जो सेपरेट रखा जाता है, दैट इज फॉर दी फ्यूल। सो जो अपने आप में वर्ल्ड का अपने आप एक रिकॉर्ड है कि इतनी क्षमता रखने वाला ये अकेला एयरक्राफ्ट है जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की भी जो रेशो है उसको क्रॉस करता है। जी, कैप्टन रिजवी आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? जी बिल्कुल, अभी कर्नल साहब ने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि विषय हमारे रफाल के ऊपर है। उसकी क्षमता के बारे में उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया है। ये हकीकत है कि ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि खुद का भार जो है बहुत उसकी लिमिटेशंस है, उसका भार कम है, लेकिन भार ले जाने की मिसाइल, रॉकेट और जो आपके जो भी वेपन इसके अंदर है ले आने की उसकी पूरी क्षमता है, क्योंकि इंजन डबल इंजन है, ताकत ज्यादा है और साथ साथ के अंदर उस वेट के साथ जो उसकी परफॉर्मेंस है वो किसी जहाज की नहीं है। क्योंकि इतना हेवी लोड होने के बाद जब एनिमी टेरिटरी के अंदर घुसता है, फाइटर प्लेन, बॉम्बर प्लेन घुसता है, तो उसको सब कुछ करना पड़ जाता है। उसको डॉग फाइट भी करनी पड़ जाती है, वापस लौटते हो सकता है, या पहले उसकी डॉग फाइट करनी पड़ जाए, उसको अटैक भी करना पड़ता है। एक टाइम पे उसको सारे टारगेट भी लॉक करने हैं, पायलट को वहां से बच के निकलना भी है। ये फुर्ती रफाल के अंदर है, ये खासियत है रफाल के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर ये उड़ने के लिए और भारत की सुरक्षा करने के लिए इससे बेहतर एयरक्राफ्ट कोई नहीं था। भारतीय वायुसेना ने इसको सेलेक्ट इसीलिए किया है। कर्नल शैलेंद्र, आपने फेल की चर्चा की कि किस तरह से आसमान में ही इस जहाज में तेल भी भरा जा सकता है, जैसा कि यूएई में जब लैंड कर रहा था हमारा ये एयरक्राफ्ट, तो उसके पहले ही इनको फेलिंग दी गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो तकनीक है इसके सहारे क्या साबित किया जा सकता है, क्या खासियत? क्योंकि लोग तो ये जानते हैं, लेकिन इसकी क्या खासियत बताती है कि आसमान में ये तेल लेगा और उड़ान भरता रहेगा? इसका फायदा क्या हो सकता है? किन परिस्थितियों में ज्यादा उपयोगी हो सकता है? कर्नल शैलेंद्र जी। सिकंदर रिजवी सर आप बोले। कैप्टन सर आप बताएं। देखिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जो इसके एंड्योरेंस एयरक्राफ्ट की है उसकी लिमिटेशंस होती हैं कि कितनी घंटे की उड़ान भर सकता है लोड के साथ। जो खाली
और अब आप देख रहे हैं अपने सीधे स्क्रीन पर इस समय राफेल अंबाला के बिल्कुल आसमान में नीचे उतरने की तैयारी में। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं बिल्कुल रोमांचित करने वाला ये दृश्य, राफेल भारत की धरती पर, भारत के आसमान पर। और ये बिल्कुल अभी अभी तुरंत की तत्काल ये आई हुई ये तस्वीरें जो आप सीधे जनसत्य के स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 वो राफेल खैर मकदम कर रहा है पूरा देश, और पूरा देश स्वागत कर रहा है राफेल के नीचे उतरने का, जमीन पर उतरने का, आसमान में उड़ते हुए एहसास करा रहे हैं कि देशवासियों बिल्कुल आप सजग रहो, सचेत रहो, हमारी ताकत है, पूरा भरोसा है, दुश्मन हमारे सामने टिक नहीं सकता। 2 सुखोई के बीच 5 राफेल, जैसा कि हमारी पीसीआर टीम से हमें जानकारी दी जा रही है। और ये एयरक्राफ्ट कुछ ही क्षण में, कुछ ही सेकंड में धरती पर कदम रख देगा। बहुत ही रोमांचक क्षण, रोमांचित कर देने वाला। कर्नल शैलेंद्र, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सिकंदर रिजवी सर, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल अभी अभी की तस्वीरें हैं जो इस समय जनसत्य न्यूज के स्क्रीन पर चल रही हैं सर। मैं पूरे भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, पूरे भारतवासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं, अपनी फौजों को बधाई देना चाहता हूं। ये हमारी शान और आन बान है। Su-30 से स्कॉट कर रहे हैं, 5 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं, अभी लैंड करने जा रहे हैं। इससे खुशी का मौका और कोई नहीं हो सकता है। और हमारी सुरक्षा में 4 चांद लग गए हैं। हम उतने सक्षम हो गए हैं कि 2-2 हाथ कर सकते हैं और करारा जवाब दे सकते हैं अपने दुश्मन को। हम सर थोड़े से इमोशंस को और बांधने की जरूरत है। 5 मेहमानों का, अभी तो ये मेहमान है ना, हमारी धरती पर होंगे तब अपने होंगे। और सर मेहमान नहीं है ये, बिल्कुल कदम से कदम मिला करके। सर ड्यू रिस्पेक्ट, ये मेहमान नहीं है, ये अपने होम बेस पे उतर रहे हैं। मेहमान नहीं है सर, होम बेस पे आ रहे हैं, ये हमारे अपने हैं सर। मैं वही बात कह रहा हूं सर। अभी हम इनको इतना नहीं जान पाए, इसलिए देखिए ना 2 लोग इनको उतार रहे हैं। जैसे घर में कोई नई दुल्हन आती है तो बहुत लोग उसका स्वागत करने के लिए होते हैं सर। सर उतार नहीं रहे, उनको सम्मान दे रहे हैं। भारत की जब सीमा शुरू होगी वहां से स्कॉट कर रहे हो जी, स्कॉट कर रहे हैं हमारे Su-30, उनको लेकर आ रहे हैं। जमीन पर उतरेगा सर, अंबाला एयरबेस पर जब ये उतरेगा तो स्वागत के क्या क्या तौर तरीके हैं जो एयरफोर्स की तरफ से किए जाते हैं, वो भी जानकारी दीजिए सर आप प्लीज। हाँ देखिए, ऐसा होता है जब कोई नया जहाज आता है, खासकर एयरफोर्स में भी होगा, वहां पे वाटर कैनन खड़ी की जाती है दोनों तरफ। जब जहाज उतर के टैक्सी करके आ रहा होता है तो वाटर कैनन से उसके ऊपर पानी की बौछार की जाती है। मेरे ख्याल से वही अरेंजमेंट किया गया होगा जरूर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन का। बाकी मुझे पता नहीं कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि कैप्टन सिकंदर। क्या बात है सर, बिल्कुल 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 ये ऐसा होना है सर। ये वाटर कैनन से ये जो स्वागत का ये तरीका है, ये क्या किस बात का सूचक है सर? ये पूरी दुनिया के अंदर है। जब कोई नया जहाज आता है, ये उसी तरह है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन आ रही है अपने ससुराल, और उसका स्वागत सम्मान किया जाता है द्वार पे खड़े होकर के। उसी तरह से इन जहाजों को जब उतरते हैं उनको वाटर कैनन से एक तरह से उनका सम्मान किया जाता है। फूल माला तो इतनी बड़ी नहीं पहुंचा सकते हैं वहां तक के, लेकिन पानी से उसको जो है पूरा बौछार डाल करके उसका सम्मान देना होता है। इस तरह समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा ऑनर है। ये एक बार हम फिर अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल अब जमीन पर उतरने वाला है राफेल, देश की आन बान शान। और जैसा कि सिकंदर रिजवी सर कह रहे थे, जब कोई नई दुल्हन आती है, और मैं भी यही बात कह रहा हूं कि उसका स्वागत किया जाता है। सुखोई के 2 विमान किस तरह से इसको स्कॉट कर रहे हैं और नीचे उतारने की तैयारी कर रहे हैं। सर वहां पर एयर चीफ भी पहुंचे हुए हैं, कैप्टन सर। एयर चीफ मार्शल वहां पर मौजूद है सर बेस के ऊपर जी। इसके बाद की सर क्या वो प्रक्रिया होती है जिसके बाद बाकायदा ये मान लिया जाता है कि ये फाइटर जेट्स जो हैं वो एक तरह से ऑपरेशनल मोड में आ गए हैं? इसमें कितना समय लगता है या कितने दिन लगते हैं सर? देखिए, ये उतरने के बाद इनके चेक्स होंगे और पायलट्स जाएंगे, उसके बाद इनको बुलाया जाएगा। वो सब डिफेंस का मामला मुझे अब इस तरह पब्लिकली हम बोल नहीं सकते हैं। वैसे उतरने के बाद ही इनका इंडक्शन हो गया है स्क्वाड्रन के अंदर। मैंने भी इंडक्शन हो चुका है। जानकारी सर दी थी कि ये इंडक्शन बाकायदा कर लिया गया है, और आज ही अगर ये स्थिति हो कि ऑपरेशनल मोड में आना हो तो हमारे ये फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन को न सिर्फ चुनौती दे सकते हैं बल्कि उनको धराशायी कर सकते हैं। जी सर। 30 मिनट्स के अंदर 30 मिनट्स में रेडी हो जाएंगे ये फ्यूल डाल करके, वेपन लगा करके 30 मिनट्स में तैयार हो जाएंगे।
जो धरती पर भारत के उतर रहा है राफेल, मैं जनसत न्यूज के माध्यम से आप सभी को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी यह धरती पर उतरेगा, सिर्फ 30 मिनट के अंदर दुश्मन को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार हो जाएगा। यह बड़ी जानकारी के साथ फिलहाल अंबाला एयरबेस पर हमारे 5 राफेल उतरने वाले हैं। बस कुछ ही सेकंड बाकी हैं और उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया गया है और स्वागत करने की तैयारी की जा रही है। और जैसा कि कैप्टन रिजवी सर बता रहे हैं कि ये पूरी ताकत और पूरे जोशो खरोश से हमारे सारे कैप्टन्स और जितने इसके फ्लाइट ऑफिसर्स हैं वो तैयार हैं। सर, एक जानकारी हम और लेना चाहेंगे जो जानना जरूरी है, क्योंकि हमें उत्साह में कुछ व्यवहारिक पक्ष भी देखने होते हैं, और वो पक्ष ये है कि इसके रख रखाव और इसमें जो हथियार सिस्टम जो इस्तेमाल किया जाएगा, सिस्टम और हथियार, वो ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत खर्चीले हैं। क्या वो भारत में ही बनेंगे या सभी की आपूर्ति जो है वो फ्रांस से की जाएगी? सर देखिए, आपने एक ऐसा सवाल कर लिया जी जो हमारी सुरक्षा से रिलेटेड है जी, कि हथियार यहां बनेंगे या उसके वो बनेंगे। ये सर, ये जो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ हुआ होगा उसको यहां पर भी हमारा बोलना भी ठीक नहीं है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। बहुत ही एक जिम्मेदारी के साथ कैप्टन रिजवी बता रहे हैं कि हम कुछ जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन वो सवाल पैदा होते हैं निश्चित रूप से। अगर ये हमारी धरती पर कदम रखे हैं तो इनके साथ जुड़ने वाले हथियार और वो सारे साजो सामान साथ रहेंगे। हम यहां बना सकते हैं, चूंकि फ्रांस के साथ हमारी जो ये डील है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए है। और ये जो संबंध है हम आपको बता देना चाहते हैं कि 63 सालों का है और फ्रांस से कई ऐसे फाइटर जेट्स हमारे यहां आए हुए हैं और हमारे वायुसेना की सुरक्षा और उनकी शान को बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ उनकी शान को बढ़ा रहे हैं बल्कि भारतीय वायुसेना को पूरी दुनिया में एक ताकत के रूप में एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी, आपने बहुत सारी जानकारी दी सर। एक बार फिर आपको बधाई कि राफेल भारत में आ चुका है। बधाई हो। और बहुत बहुत बधाई। रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ कि आप लोगों का ये हौसला और पूरे देशवासियों का साथ और ये जुनून है आगे बढ़ने का, निश्चित रूप से हम दुश्मन के इरादों को नेस्तो नाबूद करेंगे। इसी के साथ जनसत न्यूज के इस पेशकश में हमें इजाजत दीजिए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।